Welcome back to the Programmers YouTube channel. This is the 6th continuation video of the JavaScript tutorial series और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JavaScript असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली वीडियो में जो हमने बात किया था कि टाइप ऑफ ऑपरेटर्स JavaScript ऑपरेटर्स के बारे में, कितने प्रकार के JavaScript ऑपरेटर्स होते हैं, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमने ये सारी चीज़ें जानी थी कि ये प्लस, माइनस, एस्टेरिक्स, फॉरवर्ड स्लैश, परसेंटेज और डबल एस्टेरिक्स। यहाँ पर जैसे प्लस जो है वो एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, एस्टेरिक्स मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन और परसेंटेज मॉड्यूलस ऑपरेशन जैसे डिवीजन रिमाइंडर्स के कैलकुलेशन के लिए, और डबल एस्टेरिक्स जो है एक्सपोनेंशिएशन कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहे हैं। तो यहाँ जो हम लोग अभी जानने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में, तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज सो सिंपल। और जैसे कि अगर पहले हम लोग असाइनमेंट के बारे में जान लेते हैं कि असाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो व्हेन अ वेरिएबल गेट्स वैल्यू असाइन्ड ऑन इट, इट्स बीन कॉल्ड असाइनमेंट। मतलब ये एक इवेंट होता है जब भी कोई वेरिएबल पर कोई भी वैल्यू असाइन की जाती है तो उसको, उस इवेंट को असाइनमेंट कहते हैं। एंड जिस भी ऑपरेटर के साथ वैल्यू को असाइन किया जाता है तो उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में अगर हम अरिथमेटिक्स के मतलब आसपास अगर बात करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है ना कि अगर आप सिर्फ इसके आगे इक्वल टू लगा देंगे तो ये सब सारे भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली दिखा देता हूँ। ये तो जैसे यहाँ पर ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स यहाँ की अगर एक पहला जो वेरिएबल है उस पर कोई दूसरा लिटरल वैल्यू असाइन हो रहा है या फिर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू असाइन हो रहा है, ये इवेंट होता है। और इसका ये जो है शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है। ठीक है, और ये उसका एक अल्टरनेट सिंटैक्स है जिसका मतलब ये होता है मीनिंगफुल। मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे अपडेट कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इज ओनली इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर विथ एडिशन। मतलब यहाँ पर num1 प्लस इक्वल टू num2 अगर लिखते हैं तो num2 की जो वैल्यू है वो num1 में जाके ऐड हो जाएगी और num1 पर नई एक वैल्यू असाइन होगी। अब मान लेते हैं कि num1 जो है, अब मैं यहाँ कोड ग्राउंड में आता हूँ और देखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी पहले मैं लिखता हूँ var x, एक वेरिएबल ले लेता हूँ और x पर जो है असाइन करता हूँ 5 वैल्यू पर। ओके, और यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ y पर मैं असाइन करता हूँ 10 को। ओके, अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर लिखता हूँ x, तो x की वैल्यू मुझे 5 यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है कि अभी हम लोग 3 ऑपरेटर्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में भी जानेंगे और फिर लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में भी जानेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम इसका टाइप भी जान लेते हैं कि क्या है, टाइप है नंबर। ओके, अब मैं इसे क्या करता हूँ ना कि यहाँ पर x प्लस इक्वल टू y करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन हुआ है वो हुआ है 15 आया है क्योंकि ये दोनों जो है जुड़ गए हैं। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, और इस एक्सप्रेशन के बाद मैं x की वैल्यू को जानने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जो हो रही है, नई वैल्यू असाइन हो गई है। मतलब x पर क्या हुआ कि x के साथ y जुड़ गया और x पर वो असाइन भी हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ अगर प्लस लूंगा तो x की वैल्यू जो है वो 5 ही रहेगी। वहां पर वो क्या है, अरिथमेटिकली कैलकुलेशन होगा और इस पर कोई भी x पर नई वैल्यू असाइन नहीं होगी। बट व्हेनेवर आई टाइप equal to after plus, then it will be the new value will be assigned to x. ओके, ये प्रोसीजर है। अभी अरिथमेटिक कैलकुलेशन में सारे में ये प्रोसीजर है। जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 15। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू चेंज हो गई है।
और जो x पर जो वैल्यू थी उसमें 10 जो ऐड हो करके नई वैल्यू आ गई। मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ माइनस, तो जस्ट लाइक सेम अरिथमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पर एक हो रही है और न्यू वैल्यू उसके साथ ये असाइन हो जा रही है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू ना लिखूंगा तो अभी x की वैल्यू जो है ना 15 ही रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर जैसे इक्वल टू लिख दिया तो क्या हुआ, ये माइनस x माइनस वाई मतलब 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 और 5 इज असाइंड ऑन x। तो यही है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसी तरीके के सारे जितने भी यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं ऑपरेटर्स के बारे में अभी फिलहाल, जैसे यहाँ पर, तो ये सारे में ये लागू होता है। अभी क्या है कि मैं सब्ट्रैक्शन का लिया था मैंने, ठीक, अभी मैं मल्टीप्लिकेशन का ले रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर मैं देखूंगा तो 150 आ जाएगी, मतलब इसके दोनों का मल्टीप्लाई हो गया x और y का, और x पर जो है ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जो है असाइन हो गई। सेम जो है यहाँ पर मैं अगर रिवर्स कर देता हूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x पर जो है वैल्यू इंटैक्ट है, बनी हुई है, मतलब x पर कोई चेंजेस नहीं हुए, जो कि नहीं भी होनी चाहिए। यहाँ चेंज कहाँ होगी, y पर, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दिया है। तो जो भी नई वैल्यू आई है अब y पर असाइन हो गई है। तो इस तरीके से चलने सारी चीजें होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर में। अभी मैं डिवीजन का ले लेता हूँ, तो डिवीजन तो कंप्लीट डिवीजन तो होगा नहीं, तो यहाँ x को मैं मानता हूँ और यहाँ पर 1.5, ये डिवीजन जो है फ्लोट डिवीजन है। यहाँ पर मैं टाइप ऑफ देख लेता हूँ, टाइप डेटा टाइप बहुत ही, यहाँ पर ये नंबर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये डेटा टाइप अभी नंबर में है। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये क्या हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कैलकुलेटिव डेटा मिल रहा है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्लस, तो प्लस होने पर भी ये प्लस में जो है, प्लस एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर प्लस और माइनस जो है एक अरिथमेटिक कैलकुलेशन की तरह काम करेगा, ओके। और अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन की तरह काम करेगा। देखिए इसको समझने की जरूरत है। क्या है कि जो मैं यहाँ पर जो x की वैल्यू ले रहा हूँ वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, भले उस पर एक नंबर है बट है वो स्ट्रिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ x, अभी फिलहाल जो पार्स हो रही है वो नंबर। मैं इसको अगर इस एक्सप्रेशन को हटा दूंगा तो ये स्ट्रिंग आ जाएगी, ओके। अभी क्या है कि मैं अगर इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर प्लस लगा देता हूँ, सॉरी, तो भी ये स्ट्रिंग रहेगी। एक्चुअली क्या है कि प्लस ऑपरेटर के साथ एक कंफ्यूजन हमेशा मतलब बनी रहती है। प्लस ऑपरेटर जो है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन का भी काम करता है, मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं इसे भी लिखता हूँ स्ट्रिंग, ओके, देन द टाइप ऑफ द डेटा वी विल गेट स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की बात करूं तो x विल बी कॉन्कैटिनेटेड, मतलब ये 15 और 10 यहाँ एज ए स्ट्रिंग, जैसे मैंने मान लेता हूँ हेलो एंड यहाँ पर वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर जिस तरीके से एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट हो रहा है, ये एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। तो जिस तरीके से कॉन्कैटिनेट हो जा रहे हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर 10 एंड 15 जो है कॉन्कैटिनेट हो जा रहे हैं। यहाँ पर 15 और 10 जो है वो एक दूसरे से कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, वो ऐड नहीं हो रहे हैं। बट अदर देन जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ओके, जैसे कि माइनस जो है प्रोसाइजली काम करता है सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करता है। और आप यहाँ पर अगर डिवीजन भी ले लें तो डिवीजन सिर्फ डिवीजन के लिए काम करता है, और मॉड्यूलस भी ले लें तो मॉड्यूलस सिर्फ मॉड्यूलस के लिए काम करता है। और एक्सपोनेंशियल भी ले लें तो एक्सपोनेंशियल भी सिर्फ एक्सपोनेंशियल के तरह ही काम करता है। तो इन सारे एग्जांपल्स में से टाइप ऑफ जो हमें डेटा मिलने वाले हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज इनटू द नंबर।
ओके, यहाँ पर मैं माइनस लूंगा, सॉरी माइनस मैं लूंगा, द टाइप ऑफ डेटा आई विल गेट नंबर, और व्हाट विल बी द वैल्यू वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। x प्लस यहाँ पर एक HTML रेफरेंस लेना पड़ेगा हमें टैग, ताकि लाइन चेंज हो जाए। अभी देखिए 5 जो है वो वैल्यू आ रही है और टाइप ऑफ डेटा है वो नंबर है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन लगा रहा हूँ तो टाइप ऑफ द वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होकर आ रही है और टाइप ऑफ डेटा क्या है, नंबर है। अब यहाँ पर मैं डिवीजन भी लगा रहा हूँ तो सेम चीज मुझे मिलेगा, बट वेन एवर आई हिट प्लस तो यहाँ पर सारी चीजें बिगड़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लस के साथ क्या है ना कि जब आप डेटा को कैलकुलेशन मोड में रखना चाहते हो तो आपको दोनों डेटा जो नंबर है वो नंबर ही होनी चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी स्ट्रिंग रहा देन द न्यू वैल्यू विल बी असाइंड ऑन इट एज ए कॉन्कैटिनेटेड डेटा, मतलब ये एडिशन मतलब एक दूसरे से जुड़ कर आएंगे और साथ में ज्वाइंट होकर आएंगे और साथ में वो डेटा टाइप जो होगा वो बन जाएगा स्ट्रिंग। तो ये था जावास्क्रिप्ट का अरिथमेटिक ऑपरेटर। आपके दिमाग में कोई भी सवाल अगर आ रही है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जावास्क्रिप्ट के कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहले मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जो है एग्जांपल सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के एग्जांपल है और उसकी डिस्क्रिप्शन भी है। तो कंपैरिजन क्या होता है कि दो वैल्यूज के बीच में जब हम कंपैरिजन कराते हैं या दो वेरिएबल्स के बीच में हम कंपैरिजन कराते हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे कि उसकी डेटा वैल्यू हो, मतलब वेरिएबल की अगर जो वैल्यू है उसको कंपैरिजन कराएं, या फिर उसको जब हम उसके डेटा टाइप का कंपैरिजन कराएं, चाहे दोनों का कंपैरिजन, सिर्फ डेटा टाइप का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों की कंपैरिजन होती है। तो जहां सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की कंपैरिजन होती है उसे इम्प्लिसिट कंपैरिजन कहते हैं, जहां पर कोई भी चीज एक्सप्लिसिटली क्लेरिफाई नहीं होती, सिर्फ डेटा के वैल्यू जो होते हैं वो दिखाई दे देते हैं कि हाँ चलो वो दोनों डेटा बराबर, जैसे x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू y, मतलब यहाँ पर क्या है कि x और y के बीच में जो है कंपैरिजन हो रहा है वो वैल्यूज के लिए हो रहा है। उसके बाद जो होती है वो ट्रिपल, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ये डबल इक्वल टू इम्प्लिसिट कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, और यहाँ पर क्या है ट्रिपल इक्वल टू, ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जो कि एक्सप्लिसिट कंपैरिजन के लिए यूज है। अब यहाँ पर एक्सप्लिसिट मतलब क्या है कि जब भी यहाँ पर कंपैरिजन होगी तो वैल्यू तो कंपैरिजन होगी, डेटा टाइप भी कंपैरिजन होगा। तो इसका रिजल्ट हमें कैसे मिलता है वो मैं अभी आपको यहाँ शो करने वाला हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। साथ में मैं ये बता दूं कि जो कंपैरिजन डेटा होती है, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले अभी जो देखा कि हमें इस तरीके के रिजल्ट मिल रहे थे, ओके, जैसे इस तरीके के जो रिजल्ट मिल रहे हैं, तो हमें इस तरीके का कंपैरिजन डेटा में जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें मिलता है वहां पर बुलियन रिजल्ट। बुलियन रिजल्ट में मींस क्या कि चाहे तो वो डेटा क्या होगा, जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो चाहे तो ट्रू होगा और चाहे तो फॉल्स होगा। तो इस ट्रू और फॉल्स से हम लोग कंडीशंस बनाते हैं और वो कंडीशंस के आधार पर जो है वो लॉजिक बनती है कि मतलब मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू ऑल्सो 5, देन x इक्वल टू y, मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें x के बराबर में जो है y जो है वो बराबर है या नहीं है, इसका ट्रू या फॉल्स में मुझे डेटा मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पर सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ, ये वेरिएबल यहाँ पर एक असाइन कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं एक पहले वेरिएबल असाइन कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 10, ओके, एंड y इज इक्वल टू var, y इज इक्वल टू 20। ठीक, अभी क्या है कि मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करा के देख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू y, मतलब यहाँ पर इम्प्लिसिट कंपैरिजन हो रहा है, ओके। इम्प्लिसिट कंपैरिजन को अभी मैं डिस्क्राइब करूंगा, पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो फॉल्स है। तो अगर ट्रू करना होगा तो क्या करना होगा मुझे, यहाँ पर मैं सिर्फ y के वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पर ये ट्रू हो गया। तो मुझे बस जो है अगर मैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ही डेटा मिलेंगे और वो डेटा जो होगा वो ट्रू और फॉल्स के ही रूप में होगा।
ज़्यादा कुछ वहाँ पर हमें मिलना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर इसके डेटा को अगर देखना भी चाहें कि हमें क्या डेटा मिल रहा है, तो डेटा टाइप अगर देखना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट में टाइप ऑफ फंक्शन को यूज़ करके हम लोग डेटा टाइप देख सकते हैं किसी भी रिजल्ट का। तो जो हमें रिजल्ट मिल रही है वो बुलियन डेटा टाइप मिल रही है, और बुलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो तरीके के वैल्यू होते हैं, चाहे तो ट्रू चाहे तो आइदर ट्रू और फॉल्स। तो मतलब उससे ज़्यादा कुछ हमें मिलना नहीं है। बट क्या है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि बात किया हमने इसके बारे में एक्सप्लिसिट कंपैरिजन और इम्प्लिसिट कंपैरिजन। तो यहाँ पर जो है अभी हमारा इम्प्लिसिट कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर अगर y की जो वैल्यू है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग कर दूं और x की जो वैल्यू है उसको नंबर रहने दूं। यहाँ पर जो मैं आपको स्पेसिफिकली दिखा दे रहा हूँ कि ये जो डेटा है वो नंबर टाइप ऑफ डेटा जो है ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसके बीच में कंपैरिजन जो है वो सिर्फ वैल्यू की जानी है। तो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को अभी हटा दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा x इज इक्वल टू वाई, देन इट विल बी गेट ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमें ये हम लोग इसे ट्रू इसलिए हमें मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटा की जो वैल्यू है, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी कंपैरिजन हो रही है। और वो कंपैरिजन में क्या हो रहा है ना कि ये इसको नंबर में चेंज करके कंपेयर कर रहा है। ये बाउंड नहीं है डेटा टाइप को कंपेयर करने के लिए। यहाँ पर डबल इक्वल टू, तो आप यहाँ पर अगर वैल्यू को चेंज भी कर देंगे जैसे 50, तो यहाँ पर जो है वैल्यू अलग हो गई, तो यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। लेकिन वेन एवर आई हिट 10 देन वी विल गेट x इज इक्वल टू मतलब इम्प्लिसिट कंपैरिजन विल बी ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सप्लिसिट कंपैरिजन के बारे में। अब एक्सप्लिसिट कंपैरिजन क्या है कि यहाँ पर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा देता हूँ, तो सेम डेटा जो मुझे सेम चीज पर जो ट्रू मिल रहा था मुझे वो अब हो गया फॉल्स। मैं यहाँ पर इसको अगर हटा देता हूँ तो ये हो जाएगी ट्रू, और फिर इसे अगर लगा देता हूँ तो ये हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पर हो क्या रहा है कि x की वेरिएबल और y की वेरिएबल दोनों पर असाइंड है वैल्यू 10, बट इसकी डेटा टाइप जो है x की डेटा टाइप मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट या टाइप ऑफ में लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ x। तो x की जो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो x पर जो वैल्यू है उसके जो डेटा है वो डेटा टाइप जो है वो नंबर है, और y पर अगर चेक करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं y लिखूंगा तो वो है स्ट्रिंग। बट फिर यहाँ पर क्या है कि मैं जब इसको कंपेयर करा रहा हूँ, ओके, तो कंपैरिजन में क्या है वैल्यू तो सेम मिल जा रही है, तो जब वैल्यू सेम सिर्फ मिल जाएगी तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी डेटा टाइप को भी अगर कंपेयर कराना चाहूँ तो डेटा टाइप क्या होगा कि कंपैरिजन में ये फेल हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी विल गेट द आंसर फॉल्स। तो अगर इसको ट्रू करना है तो मुझे क्या करना होगा, y को भी नंबर में चेंज करना पड़ेगा और तब जाकर हमें डेटा टाइप यहाँ पर क्या मिलेगा, नंबर, और यहाँ पर जो हमें बुलियन रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। तो हम लोग इस कंपैरिजन ऑपरेटर में इसी तरीके का चीज़ों को यूज करके लॉजिक बनाते हैं। तो और आगे फिर बात करें हम कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू का भी, ये तो इक्वल टू हो गया, मतलब कि हमें चेक करना है कि इक्वल टू है या नहीं, मतलब एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। इसमें क्या है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट नॉट इक्वल टू भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। तो जैसा कि ये दोनों में आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तो हम इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पहले तो हटा देता हूँ, और अगर मुझे ये चेक करना है कि x इज नॉट इक्वल टू, मतलब अब हमें यहाँ उल्टा, मतलब मैं यहाँ पर क्या कर रहा था कि चाह रहा था कि x और y जब कंपेयर हो तो ट्रू हमें रिजल्ट मिले जब वो दोनों बराबर हो, और फॉल्स मिले जब वो दोनों बराबर नहीं हो। अब यहाँ पर हम लोग इनवर्स उल्टा करेंगे, यहाँ पर करेंगे नॉट इक्वल टू, मतलब जब भी ये दोनों इस ऑपरेटर के साथ x और y नॉट इक्वल टू कंपैरिजन के साथ ये होंगे, कंपैरिजन कराए जाएंगे, तो जब डेटा दोनों में मिसमैच होगी तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। हाँ, और जब हमें डेटा जो दोनों में अगर मिसमैच डेटा मिलेगी तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा,
और जब डेटा मैच हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। ओके, मैं इसे अभी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ये देखने को मिलेगा कि x नॉट इक्वल टू y, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा है फॉल्स। वाई? बिकॉज यहाँ पर x और y पर दोनों पर डेटा जो है वैल्यू वो सेम है। अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने x को 20 कर दिया, y को 10 कर दिया और यहाँ तक कंपैरिजन करा रहे, तो हमें जो है ट्रू मिल रहा है बिकॉज ऑफ कि ये डेटा ट्रू है। अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट कंपैरिजन कराना चाहूँ इस तरीके से, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? तो भी हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा बिकॉज ऑफ इन दोनों के बीच में जो डेटा है वो वैल्यू उसकी जो है उसकी अलग है और डेटा टाइप जो है सेम है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रू मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं कर देता हूँ 10, देन इट विल बी फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, सॉरी, इस 10 को स्ट्रिंग में, मतलब दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू तो सेम है बट डेटा टाइप चेंज हो गई है, और यहाँ पर हम लोग एक्सप्लिसिट कंपैरिजन करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें रिजल्ट मिला है ट्रू। तो इसी तरीके के जो है सारे कंपैरिजन है। अब यहाँ पर क्या है कि ये इन चारों में ही सिर्फ जो है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कंपैरिजन हो सकता था, और यहाँ पर जो अब जो हमारे पास जो ऑपरेटर्स मिलेंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेटा का वैल्यू को ही कंपैरिजन किया जा सकता है, डेटा के टाइप को नहीं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ लिखते हैं सबसे पहले x ग्रेटर देन y, तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, फॉल्स। ठीक, क्यों? क्योंकि x जो है y के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं y इज इक्वल टू 20, तो भी हमें फॉल्स मिलेगा बिकॉज ऑफ कि ये फॉल्स है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ x को 30, तो अब हमें मिलने लगेगा ट्रू। अब देखिए क्या है कि ये एक नंबर वैल्यू है, इसकी डेटा टाइप अलग है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसकी डेटा टाइप अलग है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कंपैरिजन करा कर यहाँ पर जो है हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो ट्रू मिल रहा है। तो इस केस में जो है ना, ये दोनों की डेटा टाइप जो है सेम हो जा रही है इस ऑपरेटर के कारण, और तब जाके ये कंपैरिजन हो रहा है। तो इसमें एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कंपैरिजन का कोई सिनेरियो नहीं होता है। और ये हो गया x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पर हो गया x इज लेस देन y तरीके से। ओके, तो हमें ये मिलेगा फॉल्स। तो इसके लिए हमें हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि y जो है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तब जाके हमें मिलेगा ट्रू। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अभी एक जो है और ऑपरेटर होता है, इसमें दो ऑपरेटर और हैं, जैसे यहाँ x इज लेस देन y, ठीक है, तो ये ट्रू मुझे डेटा मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि इसके बारे में, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर देन और लेस देन के आगे अगर इक्वल टू लग जाता है, तो यहाँ पर फिर डबल टाइप मतलब डेटा चेक किए जाते हैं, मतलब डबल टाइप ऑफ कंपैरिजन होता है कि चाहे तो बड़ा हो या छोटा हो या फिर बराबर, ठीक है। तो हमें अगर लिखते हैं यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, देन वी विल गेट द रिजल्ट फॉल्स, ओके, जो कि सही भी है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 50, तो वी विल गेट द रिजल्ट 12, ठीक है, जो कि सही है। अब मैं यहाँ पर आगे में एक लगा देता हूँ ऑपरेटर इक्वल टू, तब यहाँ पर क्या होगा कि अब ये चेक होगा कि x y के बराबर या y से बड़ा है या नहीं। तो यहाँ पर तो ये डेटा जो है ट्रू आ गई कि x y से बड़ी है, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जो है 50 है और y की वैल्यू 40 है। तो अगर मैं इन दोनों को बराबर भी अगर कर दूंगा तो भी यहाँ पर हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू हटा दूंगा तो मुझे रिजल्ट फॉल्स मिलेगा बिकॉज दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपैरिजन हो रहा है, वो कंपैरिजन ये है कि x जो कंपैरिजन चेक हो रहा है तो x बड़ी है कि नहीं y से। अगर x y से बड़ी है तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा, अन्यथा हम लोगों को रिजल्ट जो है वो फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है x और y बराबर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे
इक्वल टू एंड दैट इज द रिजल्ट विल बी ट्रू, बिकॉज यहाँ पर अब साथ में जो कंपैरिजन हो रहा है वो x और y जो है एक दूसरे से बराबर हैं कि नहीं वो भी चेक हो रहा है। सेम थिंग जो है इससे दूसरे वाले में है, x इज लेस देन y। यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इक्वल टू हटा दूं तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। बट मैं यहाँ पर अगर इक्वल टू लगा देता हूँ तो ये भी चेक होगा। तो अगर मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 60, ठीक, तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, क्योंकि x जो है चाहे तो बड़ी होनी चाहिए, चाहे तो छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 30 देन आई विल गेट द रिजल्ट ट्रू। तो उम्मीद है मुझे कि ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर कमेंट है तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जो है आंसर जरूर दूंगा। और वीडियो जो है पूरा इंटरेस्टिंग है और फुल ऑफ नॉलेज है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, आई रिक्वेस्ट यू। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। उसकी जो एग्जाम्पल है, ये लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर का जो है सिंबल है, और लॉजिकल असाइनमेंट में ये एंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लॉजिकल नलिश कॉलेसिंग असाइनमेंट का कॉलेसिंग असाइनमेंट ऑपरेटर का ये सिंबल है, और इसे जो है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहाँ पर ये लॉजिकल असाइनमेंट और जो है शिफ्ट असाइनमेंट और असाइनमेंट, ये शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, जहाँ की इस तरीके के इसकी सिंटैक्स है, शॉर्ट हैंड सिंटैक्स है, और ये अल्टरनेटिव जो मतलब हमारा जो है ऑपरेशन है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पर 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर ऑपरेट दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, और उसके जो है ये शॉर्ट हैंड सिंटैक्सेस है। इसका ऑपरेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे आने वाले वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लेता हूँ मैं यहाँ पर लिखता हूँ var इज इक्वल टू या var x इज इक्वल टू अनडिफाइंड। मतलब यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर x इज इक्वल टू आप लिखेंगे तो यहाँ पर जो है अनडिफाइंड हमारी वैल्यू आएगी। तो अगर अनडिफाइंड है तो मैं अगर इस ऑपरेटर का यूज करूंगा कि x एंड इक्वल टू 5, ओके, देन इट विल बी ऑलवेज अनडिफाइंड। मतलब क्या है कि x पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हो सकता है। अगर मैंने x को यहाँ पर क्या किया है, डिक्लेयर कर दिया है, x इज इक्वल टू डिक्लेरेशन हो गया है, लेकिन कोई भी वैल्यू जो है इस पर असाइन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने जैसे भी कोई भी वैल्यू असाइन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो ये हो, तो क्या है कि जो नई वाली वैल्यू जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करने से नई वाली वैल्यू जो है असाइन हो जाएगी। बट अगर x सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन है, उस पर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होगी, तो हमेशा वो अनडिफाइंड रहेगी। इसी तरीके से यहाँ पर और ऑपरेटर का भी यूज किया जाता है। और ऑपरेटर में क्या है कि अगर इसी का जस्ट उल्टा है, अगर मान लेते हैं x पर कोई भी वैल्यू आपकी असाइन नहीं हुई है, ठीक है, तो जो भी नई वैल्यू आएगी वो x पर असाइन हो जाएगी। अभी यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि x के बराबर मैं लिख देता हूँ 10, तो x पर कोई नई वैल्यू असाइन नहीं होगी, ठीक है, x इज इक्वल टू ऑलवेज रिमेनिंग 10, ठीक है। लेकिन अगर मैं x पर चाहूं तो यहाँ पर वैल्यू को असाइन नहीं कर सकता हूँ, इट विल बी वर्क लाइक कांस्टेंट, ठीक है, अगर मैं इस ऑपरेटर का यूज करता हूँ। ये कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अगर यहाँ पर x नहीं असाइंड है, इसकी जो है सिर्फ डिक्लेरेशन की गई है, तो आप इसे याद रखेंगे कि x पर कोई नई वैल्यू इस ऑपरेटर्स के द्वारा असाइन की जा सकती है। और अगर डिक्लेयर किया जा चुका है और वेरिएबल भी असाइंड है, तो इस पर जो है इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब इससे नया वैल्यू को है जो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। हाँ, हम चाहें तो एंड ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पर नई वैल्यू को जो है डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर और ऑपरेटर यूज करेंगे तो जो मेरी जो पुरानी वाली वैल्यू जो रहेगी यहाँ पर 10 वही असाइन होगी।
अब इसके बाद आती है एक नलिश ऑपरेटर, नलिश कॉल्सिंग ऑपरेटर उसे कहते हैं। तो यहाँ पर उसका जो सिंटेक्स होता है वो इस तरीके से होता है। ये भी जो है एंड और ऑपरेटर के ही तरह है। अगर एक्स पर जो है अगर सिर्फ डिक्लेरेशन है, वो अनडिफाइंड है, तो उस पर इस नलिश ऑपरेटर से हम लोग यहाँ पर नई वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अन्यथा अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू अगर डिफाइंड है, जैसे मैंने लिख दिया प्रोग्रामर्स, तो प्रोग्रामर्स ही असाइन रहेगी, नई वैल्यू जो है वो असाइन नहीं हो पाएगी। तो बस ये जो वीडियो है इसमें इतना ही बताना था। तो अभी हम लोग आने वाली जो वीडियो है उसमें और भी ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे चलते जाएंगे, बिकॉज ये जो ऑपरेटर्स हैं ये ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि काम आते हैं आपके डेटा टाइप, लॉजिक वगैरह ये सब बनाने में, और ब्लॉक में जो कंडीशंस वगैरह है वो डिफाइन करने में, और आपके एप्लीकेशन को एक शेप देने में काम आते हैं ये ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स को मतलब डीपली जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो आज हमने जो देखा है ऑपरेटर्स के बारे में, उसके बाद भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर, ये सब बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। बट क्या है कि वो सब जो ऑपरेटर्स हैं वो 32 बिट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो आपका 32 बिट बाइनरी डेटा पर काम करता है। तो उसके लिए जो एग्जांपल्स मुझे सेट करके आपको दिखाने होंगे, वो 32 बिट डेटा बाइनरी को चेंज करके, पहले मतलब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना होगा, फिर शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर या बिट वाइज असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना होगा, और फिर उसे नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वही फाइनल रिजल्ट होगा। तो वो सब के लिए जो है थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा, और मैं उसको एक बहुत ही आराम से आपको इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स के साथ, परफेक्ट एग्जाम्पल्स के साथ वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने डेवलपर कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करें, और साथ में अगर आपके जो डेवलपर कम्युनिटी के फेसबुक पेजेस हैं या फिर फेसबुक ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, तो आप इस वीडियो को वहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले। और मैं जो है इस वीडियो के साथ साथ में मतलब जावा स्क्रिप्ट के सिर्फ लैंग्वेज पर बाउंड नहीं हूँ, मैं इसके बाद भी बहुत सारे लैंग्वेज जैसे कि पाइथन, और फिर आपके PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और PHP की जो है कोड इग्नाइटर जैसे फ्रेमवर्क्स और लार्वेल जैसे फ्रेमवर्क्स पर मेरा खुद का एक्सपर्टाइज है, तो मैं उस पर भी वीडियोस लाना चाहता हूँ। जावा स्क्रिप्ट में ऊप्स कॉन्सेप्ट है, ऊप्स कॉन्सेप्ट को जो है इस्तेमाल करके हम लोग अपना फ्रेमवर्क कैसे इस्तेमाल बना सकते हैं खुद का अगर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो वो सब चीज़ की वीडियोस को मैं जब पुटअप करने की आगे बहुत बड़ी प्लानिंग है, तो आपका जो है वहाँ सपोर्ट बहुत ही इमेंस हो जाता है, बहुत ही नेसेसरी हो जाता है। तो प्लीज़ आप जब भी मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, जिससे हमारा मोराल है बूस्ट हो और मुझे और भी आगे बेहतर काम करने की प्रेरणा, जो इंस्पिरेशन है वो मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।